तो इजहार टॉक्स में आपका स्वागत है। अभी कुछ मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जो मुद्दे अभी जैसे इस्लामोफोबिया भारत में बढ़ रहा है। इस्लामोफोबिया के अलावा जो भी लोग अल्पसंख्यक हैं उन पे जो हमले हो रहे हैं, लिंच की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन पे बात करेंगे। और उसको लेकर के अभी भारत को जो चेतावनी दी गई है गल्फ कंट्रीज़ के थ्रू, अगर वैसा किया जाता है तो भारत एक ऐसा देश हो जाएगा जिसके पास बैंकिंग चलाने के लिए पैसे नहीं होंगे। ऐसी स्थिति भी आ सकती है, क्योंकि जो दुबई की महारानी है उन्होंने कहा कि अगर भारत में इस्लामोफोबिया और सरकार के जो थ्रू जो संरक्षण चल रहे हैं, खासकर जो माइनॉरिटी कास्ट के थ्रू, हम अगर चाहें तो $87 बिलियन भारत के बिजनेस को तत्काल हम ठप कर सकते हैं। और $87 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। इतनी बड़ी रकम भारत के पास बैंकों में भी नहीं है। अगर इतनी बड़ी रकम जिसको हम कह सकते हैं, दुबई की जो रानी है उसने भारत को जो बढ़ते हुए जो सांप्रदायिकरण की जो नीति है उस पर भारत को चेताया है। और भारत की जो सरकार है उसको भी कहा कि भारत में सरकारें चाहे जो कर ले, लेकिन भारत सरकार की जो अगर व्यापार देखा जाए और भारत का सरकार की जो जिससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो बिजनेस है वो मुस्लिम देशों के साथ ही है, तो भारत में हिंदू मुस्लिम की राजनीति आखिर क्यों हो रही? देखिए, यहाँ जो है जो हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक नया नहीं है, बहुत ही पुराना है। लेकिन अब जो है जो पुराना था तो अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आखिर ज़्यादा क्यों हुआ है? कि या तो सरकार कुछ छिपाना चाह रही है इसकी आड़ में? बिल्कुल, सरकार छुपाना तो चाहिए रही। क्या छुपाना चाह रही है? छुपाना माने यहाँ पर जो है सो RSS वाले बहुत ज़्यादा हैं और माने वही लोगों को मनोबल ज़्यादा मिल गया है। जिसे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जब भारत आज़ाद हुआ तब गांधी जी को जब मर्डर किया गया था, हिंदू महासभा के ही लोगों ने उसकी हत्या की थी 31 जनवरी 1948 को। और जब उनकी हत्या की गई थी तो सरदार पटेल में भारत का जो सबसे पहला आतंकवादी संगठन घोषित किया तो RSS को घोषित किया। बिल्कुल। तो आज ये चीज़ लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, लोगों को क्यों नहीं बताया जाता? लोग जो इतने उन्मादी हो रहे हैं आखिर क्यों हो रहे हैं? वो सब नहीं पढ़ाया जाता है। वो क्यों नहीं बताया जाता है? वो सबको ट्रेंड किया जाता है कि तुम लोग माने अगर हम लड़ते रहेंगे, हम अपने देश के लोगों को ही मारते रहेंगे तो कल के डेट में चाइना हमारी ज़मीन पे कैप्चर कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो 25-30 किलोमीटर एरिया जो हमारे सिक्किम में छीन चुका है, और लद्दाख पेंगोंग की घाटी में घुस चुका है, 15 से 20 किलोमीटर एरिया में घुस करके नाम बदल चुका है, जमीन छीन चुका है। ये इन चीज़ों पर सरकार कब चर्चा करेगी? ये सब ताकत नहीं है इसके पास चर्चा करने का। जब इन चीज़ों पे चर्चा नहीं किया जाएगा और भारत की ज़मीन को लगातार जो है चीन हो चाहे और देश जो है हथियाने की फिराक में रहेंगे तो फिर ऐसी स्थितियाँ चलती रहेंगी और हम हमेशा धार्मिक मुद्दों में ही उलझे रहेंगे। तो जो ज़रूरी बुनियादी चीज़ें जो देश में हैं, शिक्षा हो, रोजगार हो, हेल्थ सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, सरकार अपना उन चीज़ों पर लोग कब ध्यान देंगे? ध्यान नहीं है, सब है सो अपना पेट भरने का ध्यान है और क्या। तो जैसे कहा गया था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो लोग धर्म की ओर दौड़ते हैं या धर्म के चश्मे से सब चीज़ को देखते हैं, या तो बहुत अंधे हैं या तो किसी चीज़ के चंगुल में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। और जब ऐसी स्थितियाँ जब देश में आ जाती है तो देश जो है आगे बढ़ने की जगह देश जो है पीछे डाउनवर्ड होने लगता है, बैकवर्ड मतलब पीछे जाने लगता है। उसकी जो विकास की गति ऊपर जाने की जगह डाउनफॉल होने लगती है। जब ऐसी स्थितियां आती तो वो देश जो बर्बादी की ओर ढकेल दिया जाता है। और देश जो आज कहीं ना कहीं हमको ऊपर से तो बहुत अच्छी दिख रही है कि बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा देश जो है अपने आप में लड़ने मरने की नौबत में आ गया है। बिल्कुल। और जब इस स्थितियाँ में देश आ जाएगा तो फिर देश गृह युद्ध की ओर चला जाएगा। जब देश गृह युद्ध की ओर चला जाएगा तो उस समय हम इसको बचा नहीं पाएंगे। तो नहीं बचा पाएंगे। तो ये जो स्थिति आएगी तो फिर कहीं ना कहीं यूगोस्लाविया में जो आज नहीं 1991 में जिस तरह की स्थितियां आई थी, या रूस में 1991 में जो विखंडन किया गया था धर्म के नाम पे, एक देश को 14 टुकड़ों में तोड़ दिया जाना है। यूगोस्लाविया को भी धर्म के आधार पर 1991 में और 1989 में जो तोड़ा गया था, जी हाँ, धर्म के आधार पर करीबन उसको भी 14-15 हिस्सों में तोड़ दिया गया था। कहीं ना कहीं हमारे साथ भी वो स्थिति हो जाएगी। वो होना ही है, होना ही है।
जब इस तरह का सरकार का रवैया रहेगा और नीति रहेगा तब तो होना ही अभी एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अभी सिक्किम जो कहा गया है कि जो बृहत नागालैंड भारत के कानून को नहीं मानता है, ये आप जानते हैं? 3 सालों से नागालैंड में एक अलग तरह का तिरंगा फहराया जा रहा है, झंडा वहाँ तिरंगा नहीं फहराया जाता है, पहली बात। और ये परमिशन खुद मोदी सरकार ने दी, बात ये दबी हुई है। दूसरी बात, वहाँ राष्ट्रगान भी नहीं गाया जाता है, और वो कह रहा है कि हमको एक बृहत नागालैंड का अलग देश चाहिए। और हर जगह अगर इसी तरह की स्थितियाँ चलेगी तो कल जो है पंजाब भी कहेगा हमको एक अलग खालिस्तान चाहिए। बिल्कुल। कश्मीर का जो हिस्सा 3 टुकड़ा हो चुका है, एक हिस्सा भारत के पास है, एक हिस्सा पाकिस्तान की ओर के कारण, एक हिस्सा जो अक्साई चीन है जो चीन के कब्जे में है। भारत सरकार है उसको बोलने के लिए आज तक मैंने 8 सालों में कभी इस चीज़ पे बोलते हुए नहीं सुना। ना, कुछ तो जब इन चीज़ों पे सरकार कुछ नहीं बोल पा रही तो फिर देश जो है कैसे सेफ रहेगा? नहीं सेफ रहेगा। ये मुल्क जो है सेफ नहीं रहेगा। खाली यहाँ पर है क्या हिंदू मुसलमान को लड़वाने का उद्देश्य है और कुछ नहीं। सरकार का यही नियम है। मैंने जैसे अभी कहा कि नागालैंड एक बहुत ही सेंसिटिव है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत में जब कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में करीबन 27 से 28 उग्रवादी संगठन है, आसाम में 30+ उग्रवादी संगठन है, तो जम्मू कश्मीर का नाम हमेशा हेडिंग में क्यों आता है? आसाम का क्यों नहीं नाम आता है? आसाम का उत्तर पूर्वी भारत जो है आपका नागालैंड है, वो आज नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से एक पृथक देश की मांग कर रहा है, एक अलग देश की मांग कर रहा है। वहाँ पर भी जो एक अलग तरह के संगठन की मांग हो रही है। तो ये जो संगठन मांग न्यायोचित है या नहीं अन्यायोचित है मैं तो नहीं कह सकता उस पर, लेकिन जब कैटेगरी के लोग जो होते हैं, जनरल कास्ट वाले लोग जब जो होते हैं बैकवर्ड क्लास को, जो हज़ारों साल से दबाए गए हैं, जो अधिकार की मांग करते हैं, तो उनको मारा जाता है, कुचला जाता है, उसकी दमन की जाती है, जेनोसाइड की जाती है। तो उसके खिलाफ में जब लोग हथियार उठाते हैं तो उसको कहता है उग्रवादी है, आतंकवादी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब यही बात जम्मू कश्मीर से छोड़ करके जब गुजरात आ जाती है, या गुजरात से छोड़ करके वही बात आ जाती है आसाम में आ जाती है, तो वहाँ पर बात ये नहीं आती है। वहाँ पर आ जाता है कि नहीं ये उग्रवादी संगठन है। लेकिन यही बात जब जम्मू कश्मीर में हो जाता है तो वही जब लड़के जो नौकरी नहीं मिलते हैं, ये नौकरी को लेकर के जब आवाज़ उठाते हैं तो फोर्स वाले क्या उसको घर में घुस के गोली मार देते हैं। और ये चीज़ दिखाया था टीवी पर कि ये आतंकवादी था। और इसी डर से क्या वहाँ के बच्चे को लोग, जम्मू कश्मीर को लोगों को लोग जो है अपने बच्चों को भारत के उस हिस्से में ना रख के, जम्मू कश्मीर के हिस्से में ना रख करके उनको केरला भेज देते हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों में काम करने के लिए भेज देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि वहाँ से पाकिस्तान नज़दीक है। पाकिस्तान नज़दीक की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान या और चीज़ों का मुद्दा यहाँ पे मैं नहीं कर रहा था। जैसे जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं जब वहाँ पर हक उठाते हैं नौकरी को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, रोजगार को लेकर के या और चीज़ों को लेकर के, हेल्थ सेक्टर को लेकर के, तो वहाँ आर्मी फोर्स को भेज दिया जाता है। जैसे अभी के डेट में अभी कहा गया कि अभी कश्मीर फाइल्स फिल्म आई, अभी कश्मीर फाइल्स को फिल्म को लेकर के एक आग लगा दी गई देश में कि कश्मीर में जब ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ तो उसके लिए मुसलमान दोषी थे। लेकिन एक आंकड़ा आप सरकार का उठा के देखिएगा कि 1988, 89, 90 में जब कश्मीर जल रहा था तो सरकार बीपी सिंह की थी और बीजेपी उसमें एक कोलिशन पार्टनर थी, उसकी सहयोगी दल थी। जब सरकार गलत कर रही थी तो आप उसको सपोर्ट क्यों कर रहे थे? बिल्कुल। और तो पहली बात ये बताया। दूसरी बात, जब उस समय कि वहाँ पर लोग मारे गए थे, सरकारी आंकड़ा है कि उसमें से 80, 89, 90 के 100 के आंकड़ा के करीब में ब्राह्मण मारे गए, 550 के करीब में सिख मारे गए, 990 से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम मारे गए। ये टीवी में जो आपको फिल्म दिखाया था द कश्मीर फाइल्स, कितनी सच है या उसको केवल क्या है आपको गलत है, ध्यान भटकाने के लिए मुद्दे लाए गए हैं, या लोगों को सच बतलाने के लिए, सच को छिपाने के लिए? सच को छुपाने के लिए नहीं, ये तो एकदम सरासर झूठ है। नहीं, जिस तरह के मैंने देखा कि मैं बराबर देखता हूँ, मगर अभी इन चीज़ों पे नहीं कर सकता। लेकिन अभी जो स्थितियाँ चल रही है, हर पंचायत में जो लोग हैं, अभी गांव-गांव में एक संगठन चलती है जहां पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, खासकर शेड्यूल कास्ट का, SC ST का, OBC का ब्रेन वॉश किया जाता है। आरक्षण क्या है उसको ये तक पता नहीं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जब पढ़ोगे लिखोगे
तब तुम हक की मांग करोगे। और जब तुम जिस दिन जान जाओगे कि तुम्हारा हक क्या है, वो दिन सरकार तुम्हारी हकमारी नहीं कर पाएगी। और तुम यदि धर्म में बजे हुए रहोगे, सरकार तुमसे तुम्हारा हक छीन लेगी, तुम्हारे अधिकार छीन लेगी। उसके बाद तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि एक जो सड़क पे कुत्ता जिस तरह नहीं होता है, उसी तरह की हाल हो जाएगी। बस वही तुमको कोई पूछने नहीं आएगा। आज देश में जो स्थितियां हैं, कहीं न कहीं उसी ओर वही अग्रसर है, उसी की ओर ले जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो है सरकार का मैंने ढकेलना चाह रही है। आखिर क्यों करना चाह रही है सरकार इस पर? इसलिए कि सरकार का हर चीज़ देख लीजिए, यहाँ का जितना भी चीज़ है सब बेच दिया है। रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, तो बैंक बेच दिया, सब चीज़ बेच दिया है। तो पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक के यहाँ तक की ज़मीन भी छीन रहा है। क्या करेगा किसान लोग? मान लीजिए पुलिस इसका है, प्रशासन इसका है, हुकूमत इसका है, तो फिर क्या करेगा जनता? जनता जनार्दन कुछ कर सकेगा? कुछ नहीं। तो मैंने अभी जैसे मैंने बहुत सारे सवाल किए जी। और इन सवालों पर इनके जो राय थे उतना तो मैं क्लियर नहीं हो पाया, उनसे संतुष्ट नहीं हो पाया। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया कि जो सरकार की नीतियाँ हैं, वो जो सरकारी नीतियाँ हैं, वो सरकारी नीतियाँ कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने की है। और जो मेन मुद्दे हमारे हैं, इशू जो हमारे अभी देश में चल रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, या जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जो बेची जा रही हैं, उन पर और लोगों का ध्यान नहीं जाए। इसलिए क्या है, देश में ऐसे मुद्दे खड़े किए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को छेड़ा जाता है, ताकि लोगों का ध्यान इस ओर ना जाए और लोग इसी में उलझे रहें। और जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी, कल डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, आज कहीं ना कहीं भाजपा की जो सरकार है इसी चीज़ को लेकर के चल रही, ताकि उनकी जो सरकार चलती रहे और डबल इंजन की सरकार अपने मनमौजी अपने हिसाब से जो भी चाहे वो कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद।